हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ्स का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2023 का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सेट है आपका 30C1 30C1। ठीक है, तो जिन बच्चों का ये सेट आया है वो अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं कि कितने आंसर आपके ठीक है। ठीक है, कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कैसा गया आपका एग्ज़ाम। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेक्शन ए से। जिन बच्चों ने भी मेरी प्लेलिस्ट की रिवीजन वीडियो देखी थी उसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो अगर जिन्होंने किया होगा अच्छी तरह से प्लेलिस्ट के मैंने क्वेश्चन पेपर जितने करे थे सॉल्व, तो उनके अच्छा गया होगा एग्ज़ाम। बताइएगा कमेंट करके कैसा गया एग्ज़ाम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका आया है, द वैल्यूज़ ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 4x² + kx + 9 = 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसमें आपको कंडीशन क्या दी थी, रियल एंड इक्वल रूट की। क्वेश्चन कराया हुआ था मैंने आपको। तो 4x² + kx + 9 ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको अगर मैं इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करूँ तो a कितना आ जाएगा 4, b आ जाएगा k एंड c आ जाएगा 9, है ना। उसके बाद अगर रियल एंड इक्वल रूट की कंडीशन लगाए तो d की वैल्यू 0 रखनी होती है डिस्क्रिमिनेंट की। तो डिस्क्रिमिनेंट निकलता कैसे, b² - 4ac, इसको 0 के इक्वल कर दीजिए। b की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, k² - 4, a की वैल्यू 4 है और c की 9 है, मल्टीप्लाई हो रहा है तीनों। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, k² - 144, 144 स्क्वायर होता है 12 का, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर में बदल दीजिए। तो ये 12 का स्क्वायर है, तो एक a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, a² - b² की आइडेंटिटी लगा देनी थी। अब k + 12 एक बार 0 करना है तो k की वैल्यू -12 आ जाएगी, और एक बार k - 12 0 के इक्वल करोगे तो k की वैल्यू +12 आ जाएगी। तो यानी कि k की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, +-12। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आएगी, प्लस भी आ सकती है 12 और माइनस भी, क्योंकि यहाँ से -12 आ जाएगी, यहाँ से +12 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, +-12। तो किस किस ने बी ऑप्शन पे टिक किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसा गया एग्जाम ये भी बताइए। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 47 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ था आपको। जब भी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालते किसी कोऑर्डिनेट का, तो मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस से अगर डिस्टेंस निकालते तो वाई कोऑर्डिनेट को लेना होता है, और अगर वाई एक्सिस से निकालते तो मैंने कहा था एक्स कोऑर्डिनेट से लेना होता है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पूछा है तो 7 आएगा इसका आंसर। तो जब भी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बोलते हैं तो हमें कौन सा कोऑर्डिनेट लेना होता है, वाई वाला, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट लेना है 7। अगर ये मान लो 4 - 7 भी होता ना तो वाई कोऑर्डिनेट 7 लेते, लेकिन माइनस साइन मत लेना, वो नहीं लेते क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव ही लेना होता है। तो यहाँ तो +7 ही था तो +7। तो जब भी एक्स से बोले एक्स एक्सिस से डिस्टेंस तो वाई को लेते हैं, और अगर क्वेश्चन में वाई एक्सिस आता तो इसको लेते 4 को, और साइन प्लस का ही लेना होता है, डिस्टेंस है क्योंकि। तो इसका आंसर आपका ए ऑप्शन है। तो टिक करके आए हैं जो बच्चे ए ऑप्शन, कमेंट करके बताइएगा, 7 यूनिट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड, इन अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 गर्ल। 2 बच्चों की फैमिली में प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 1 गर्ल की। तो देखिए पहले तो हम आउटकम्स बनाएंगे 2 चिल्ड्रन की। क्या क्या आउटकम्स बन सकते हैं, या तो वो दोनों बॉय हो सकते हैं, या एक बॉय एक गर्ल होगा, या पहले गर्ल आएगी फिर बॉय आएगा, या दोनों गर्ल। ठीक है, तो ये 4 आउटकम्स बनेंगे टोटल। अगर आपको एटलीस्ट 1 गर्ल बोला है तो एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम, यानी एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, तो एक गर्ल भी हो सकती है और 2 भी ले सकते हो आप। तो यहाँ पे देखो एक गर्ल यहाँ पे है, यहाँ पे है, और 2 गर्ल भी ले सकते हो क्योंकि एटलीस्ट है। तो यानी ऐसे कितने आउटकम्स आएंगे, 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4। तो 3/4 सी ऑप्शन इसका आंसर करेक्ट है। थर्ड का आंसर सी ऑप्शन है। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। द कंडीशन फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस ax + 2y = 7 एंड 3x + by = 16 रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा था, पैरेलल लाइन की कंडीशन लगानी होती है। तो देखिए पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, अगर ये 2 इक्वेशंस आपको गिवन है तो पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस इन इक्वेशंस को इनकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करूँ ax by + c, तो पहली वाली इक्वेशन से आपको a1 मिलेगा, b1 मिलेगा और c1 मिलेगा, और जो दूसरी इक्वेशन होगी उससे a2 b2 और c2 मिलेगा। ये याद रखना, x के साथ a होता है, y के साथ b होता है, और एक्स्ट्रा जो होता है वो c होता है। ये मैंने आपको बताया था। c मैंने कहा था या तो इस साइड रखना होता है इक्वल के, या इस तरफ रखना होता है, दोनों एक तरफ करने होते हैं, या तो इधर या इधर। अब आप जब ये कंडीशन पे वैल्यूज़ रखोगे तो a1 कितना है, देखो जो x के साथ होगा वो a1 होगा, यानी वो तो आपका a ही है। b1 a1 के नीचे क्या है, a2 ये है 3, तो 3 आ जाएगा। b1 कितना है 2, है ना, और b2 क्या है b,
और C1 क्या है 7 और C2 क्या है 16। दोनों इस साइड है तो सेम ऐसे ही ले लो, अगर इस साइड से इधर होते तो भी एज इट इज़ ले सकते थे। तो अब देखो यहाँ तो नॉट इक्वल है, यहाँ ये इक्वल आ रहे हैं ना, तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो a/3 को अगर मैं 2/v के इक्वल रखूँ, यहाँ इक्वल होता है यहाँ नॉट इक्वल होता है पैरेलल लाइन में, तो a को b क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a को तो b से मल्टीप्लाई करके ab हो जाएगा और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। तो पहले क्रॉस यहाँ से करोगे तो यहाँ लिखोगे और यहाँ से क्रॉस करोगे तो यहाँ, तो ab की वैल्यू 6। ठीक है, तो यहाँ पे किसी एक की वैल्यू नहीं निकालनी, एक रिलेशन निकालना था ab = 6। ये कौन से ऑप्शन में है आपका, बी ऑप्शन है इसका, ab = 6, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है और इसके जीरोज फाइंड करने। ये तो सिंपल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, तो उसके जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मिडिल स्प्लिट करते हैं। तो ये तो आपको आता ही होगा। 3x² + 11x - 4 आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। तो जब भी क्वाड्रेटिक होता है तो पहले तो इसके 3 को इसके 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 आया। अब इस 12 के फैक्टर देखते हैं कि 11 आ जाए प्लस माइनस करके। तो देखो 3 और 4 से तो 7 आ रहा है ना, प्लस करके या माइनस करके तो 1 आ रहा है। तो 12 का कोई और फैक्टर सोचो, 12 × 1 = 12 है ना, तो 12 और 1 से क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा ना माइनस करके। तो आप इस 12 और 1 को स्प्लिट 12 और 1 को कैसे लिखोगे कि 11 आ जाए, तो 12 में से 1x को माइनस करके x लगा, तो x लगा देना इसके साथ, माइनस का 4 = 0। अब यहाँ और यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा, इसमें से 3 और 12 में से 3 और x में से x कॉमन, अंदर इसमें से x बचेगा और 3 में 12 4 पे आता है, x से x कट जाएगा, तो ये आ गया। सेम ऐसे ही यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है ना, तो 1 कॉमन आ जाएगा, माइनस है तो बाहर माइनस ले लेना, एंड देन x एज इट इज़ आ जाएगा। जब अंदर बाहर 1 होता है तो ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ आ जाता है। बस ये ध्यान रखना, माइनस है तो यहाँ माइनस वाला साइन प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो। अब ये ब्रैकेट सेम आ गई, इट मीन्स एक तो ये ब्रैकेट कॉमन आ जाती है और एक ये आ जाता है। फिर इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर। तो यहाँ से 3x पहले 1 होएगा, +1 वहाँ जाके, फिर x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से -4 आ जाएगी। तो यानी 2 वैल्यू आ रही है, 1/3 और -4। तो ये ऑप्शन देखो सी ऑप्शन में था। तो किस किस बच्चे का ये आंसर आया कमेंट करके बताइए। 1/3 और -4, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। x की वैल्यूज़ क्या क्या आएगी, 1/3 और -4। नेक्स्ट आपका ट्रिग्नोमेट्री में से था cot² - 1/sin² किसके इक्वल है। तो देखो यहाँ sin² है तो cot को भी आप ना सिंपल फॉर्म में लेके आओगे। तो cot² की सिंपल फॉर्म क्या होती है, cos/sin है ना। तो ये स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। फिर ये 1/sin² तो एज इट इज़। अब ये फ्रैक्शन बन गए ना, तो इनका एलसीएम ले लेना था। sin² जब सेम होते हैं तो sin² ही एलसीएम में आ जाता है, और जब नीचे सेम होते हैं तो ऊपर भी एज इट इज़ आ जाता है। तो cos² -1। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, मैंने आपको बताई भी थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, sin² + cos² थीटा कितना होता है, 1 होता है। और अगर मैं इस cos² को यहाँ भेज दूँ तो ये 1 - cos² थीटा आपका sin² थीटा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना cos² थीटा -1 है, यानी 1 - cos² थीटा तो sin² होता है। और अगर मैंने cos² -1 किया, यानी कि अगर मैंने इसमें से दोनों में से माइनस बाहर ले लिया, तो क्या बन जाएगा, cos² -1 है ना। तो ये माइनस कहाँ चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा। तो यानी कि cos² थीटा -1 किसके बराबर हो जाएगा, -sin² के, क्योंकि sin² 1 - cos² है, जबकि ये cos² -1 है, यानी कि यहाँ से माइनस बाहर लेना पड़ेगा। तो जो माइनस बाहर लिया होगा वो इस पे लग जाएगा। तो यानी cos² -1 किसके बराबर होता है, -sin² के, एंड नीचे sin² कट गया तो -1 इसका आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। तो इसका आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का -1, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, डी ऑप्शन। तो किस किस बच्चे के कितने आंसर ठीक है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सेंटर गिवन है एंड बी गिवन है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा था। तो एक सर्कल है, सर्कल के अंदर देखो ए और बी पॉइंट है। आपको यहाँ पे ए और बी पॉइंट नहीं दिए, यहाँ पे आपको सेंटर दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 - 2। तो किसी किसी में तो सेंटर निकालना होता है, यहाँ पे आपको सेंटर ऑलरेडी दे रखा है और बी पॉइंट भी दे रखा है। ए पॉइंट आपको निकालने को बोला था, ए पॉइंट निकालना था, सेंटर वाला पॉइंट और बी पॉइंट गिवन था। तो सेंटर वाला यानी कि अगर एक ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने की होगी, अंदर वाला पॉइंट तो दिया हुआ है, उसको तो हम XY लेते हैं, ये तो सबको पता है। और जो साइड के पॉइंट होते हैं A और B, उसको हम एक को x1 y1 लेते हैं, एक को x2 y2 लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब भी सेंटर होता है ना तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाता है
सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। तो ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है अंदर वाला वो कैसे निकलेगा, x1 + x2 अपॉन 2। ऐसे वाई वाला कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, ये वाई है, तो वाई कैसे निकलेगा, y1 + y2 अपॉन 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी नहीं है, क्वेश्चन में दे रखी है, कई बार तो निकालना होता है आपको, सेंटर इसमें तो दे रखा था, x की वैल्यू 3 रख दी, x1 की आपको निकालनी है और x2 की कितनी है 7 है, अपॉन में 2 फॉर्मूले का है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 लगा दो अपनी तरफ से, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 से होगा तो ये एज इट इज़ आ जाएगा इस साइड, और ये मल्टीप्लाई होगा 3 × 6 तो इस साइड लिख दोगे। फिर x1 निकालना है तो ये 7 को वहाँ भेज देंगे, तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और x1 की वैल्यू ±(-1) और साइन बढ़ेगा अलग के, है ना, तो x1 की वैल्यू -1 आ जाएगी। सेम ऐसे ही y के लिए भी करेंगे। y की वैल्यू देखो यहाँ -2 गिवन है, यहाँ रख दी, y1 आपको निकालना है और y2 आपको 4 गिवन था, एंड 2 तो फॉर्मूले का होता है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, तो ये y1 + 4 तो 1 से होगा तो y1 + 4 ही आ जाएगा, और 2 × 2 = 4 माइनस का आ जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस, तो ये यहाँ और ये यहाँ। अब ये y1 निकालना है तो ये 4 यहाँ प्लस में है, यहाँ आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है साइन, लेकिन माइनस का लगता है, तो y1 आ गया -8। यानी कि ये जो आपका ए कोऑर्डिनेट है, x पॉइंट तो इसका -1 है और y पॉइंट -8 है, तो ये ए कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपको। तो ये ऑप्शन नंबर ए में है आपका आंसर, -1 -8, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगना था, सेंटर नहीं, सेंटर आपको गिवन था। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इफ़ x 2x + 9 4x + 3 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एन AP, देन वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा था कि जब AP आपको गिवन होती है और x या p कुछ भी फाइंड करना होता है, तो जिन बच्चों ने प्लेलिस्ट की वीडियोस देख ली थी उनका तो एग्ज़ाम मेरी तरफ से बहुत अच्छा गया होगा। कमेंट करके बताइएगा अगर आपने देखी है अच्छी तरह से और करके देखे थे क्वेश्चन, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, x 2x + 9 4x + 3 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है AP की, x फाइंड करना था। तो देखो जब भी आपको एक AP की कॉन्जिक्यूटिव टर्म गिवन होती है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स गिवन होती है AP की, तो इसको A1 मानते हैं, इसको A2 मानते हैं, इसको A3 मानते हैं, है ना। तो ये जब AP है अगर, तो यानी डिफरेंस सेम आना चाहिए, है ना। जब भी AP होती है तो ये डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अब डिफरेंस निकलता कैसे, या तो A2 में से A1 को माइनस करके या A3 में से A2 को माइनस करके। तो जब भी AP गिवन होती है तो आप दो डिफरेंस को इक्वल करते हो, तभी आपका x या p जो भी मिसिंग होता है वो निकलता है। तो A2 क्या है आपका 2x + 9, उसमें से माइनस करना है A1 क्या है x। सेम ऐसी A3 क्या है 4x + 3, उसमें से माइनस क्या करना है A2 क्या है 2x + 9, तो इसको ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि बाहर माइनस है। अब इसको माइनस को अंदर भेजोगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, 4x - 2x 2x बचेगा, +3 - 9 प्लस माइनस माइनस, देखो x के साथ माइनस हो गया और नंबर के साथ हो जाएगा, 3 और -9 6 आएगा, प्लस माइनस माइनस, और जो बड़ा है उसका साइन लगेगा माइनस का। अब यहाँ पे 2x में से x माइनस होगा तो 1x बचेगा और साथ में +9। अब आपको दिख रहा है कि x वाला यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आप इस x को वहाँ भेज दो। पहले या तो सॉल्व कर लो, 4x - 2x कितना आ गया 2x, और ये कितना आ गया -6। अब ये x भी है और यहाँ भी x है, तो इस x को, ये +x है, यहाँ 2x है, तो ये इस x को यहाँ ले जाओ, तो ये नहीं गया ना, तो इसका तो साइन एज इट इज़ रहेगा, इसका बदल जाएगा। अब ये गया इधर तो ये अपनी जगह पे रहेगा, और ये यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा नंबर, है x अलग, x के पास, नंबर के पास। तो 9 और 6 15, x की वैल्यू 15 आ जाएगी, जो कि डी ऑप्शन में थी आपकी। x की वैल्यू निकालनी थी ना, तो 15 है इसका आंसर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द हाइट ऑफ अ टावर इज़ 20 मीटर, द लेंथ ऑफ इट्स शेडो मेड ऑन द लेवल ग्राउंड व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको सन वाला क्वेश्चन करा रखा था, शेडो और टावर की हाइट वाला। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। इन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से ये टावर था आपका, और शेडो हमेशा मैंने बताई थी नीचे बनती है ऐसे करके, तो ये शेडो की लेंथ को चाहे एल मान लो आप। तो ये टावर है, टावर की हाइट गिवन थी, शेडो की लेंथ आपको नहीं दी थी, वो निकालनी थी, और ये एंगल दिया था सन का 60 डिग्री। अब आप क्या करते हो, ये जो दो साइडें है आपकी, एक जो दी होती है और एक निकालनी होती है, तो उनका रेशो लेते हो, एक बार AB और एक बार BC। ये देखो जब ये एंगल यहाँ होता है तो इसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एंगल के अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर मिलेगा और 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज मिलेगा।
तो आपने ये यानी बेस हो जाएगा नीचे वाला, है ना। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया है ना आपने, ये अपॉन ये लिया है, तो यानी कि परपेंडिकुलर लिया है और फिर नीचे बेस लिया है आपने। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है, थीटा कितना है 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू टेबल से याद करनी होती है, √3 होती है। और AB की वैल्यू 20 गिवन है क्वेश्चन में, हाइट ऑफ टावर, और L आपको शेडो की लेंथ निकालने को बोली थी। तो जब भी शेडो वाला क्वेश्चन होता है तो ऐसे ही करते हैं। अब L निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। L तो √3 के पास चला गया मल्टीप्लाई में, और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। क्रॉस करने का मतलब ये इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो और ये इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। अब L तो निकालना है तो ये √3 को पहले हटाना पड़ेगा, तभी तो L निकलेगा। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका लेंथ ऑफ शेडो थी 20/√3 मीटर। ये कौन से ऑप्शन में था आपका? ए ऑप्शन था इसका आंसर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने बीपीटी वाला आपको करा रखा था। एक ट्राइंगल दिया है और DEBC के पैरेलल दिए, तो ये क्वेश्चन तो सबको आता ही होगा। जब भी पैरेलल साइड दी होती है और ये इधर वाली साइड, ये वाली साइड के, जब पैरेलल साइड हो गिवन और इधर वाली साइडों के वैल्यूज़ गिवन हो तो बीपीटी लगती है। तो देखो यहाँ पे ये 3 दिया था, ये 4 दिया था, ये 3 दिया था, और ये आपको निकालना था ये वाला। तो यानी कि आप बोलो, आप क्या, ये पैरेलल है ना गिवन है क्वेश्चन में, तो यानी कि जब भी पैरेलल लाइन होती है तो ये इन दो साइड को इक्वल रेशो में बांटती है, ये अपॉन ये अपॉन ये। तो ये AD अपॉन BD, AE अपॉन AC, बीपीटी थ्योरम। अब AD भी गिवन है 3 4 ये, और AE आपको निकालनी है, और AC कितनी है 3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना था, 3 3 या 9, और 4 को AE से करो, 4 AE निकालना है तो 4 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और 9 को 4 से डिवाइड करके आएगा 2.25 सेंटीमीटर। और इसका आंसर है आपका बी ऑप्शन, 2.25, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। A vertical pole 10 मीटर लॉन्ग कास्ट शेडो ऑफ लेंथ 5 मीटर ऑन द ग्राउंड। एक पोल है, उसकी शेडो अभी बताई थी मैंने कैसे बनती है ना। एट द सेम टाइम एक टावर और है, उसकी शेडो ऑफ लेंथ 12.5 मीटर ऑन द ग्राउंड है। द हाइट ऑफ टावर इज, ये भी मैंने लास्ट पेपर से 1 या 2 दिन पहले कराया था ये क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने इसको बताया था कि आप 2 तरीके से कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से भी कर सकते हो या फिर सिमिलैरिटी थ्योरम की हेल्प से भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक आपको 10 मीटर एक पोल है, उसकी शेडो जो है 5 मीटर ग्राउंड पे। तो ये 10 मीटर पोल है, इसकी शेडो यहाँ पे होगी ना ऐसे, तो ये 5 मीटर बन रही है। और एक उसी टाइम का मतलब जितना थीटा ये बना रहा होगा ना, उतनी टाइम पे ये भी थीटा सेम ही होगा, है ना। तो उस टाइम पे ये जो है एक और टावर है, ये टावर है, ठीक है, उसकी शेडो की लेंथ जो है, उसकी शेडो की लेंथ 12.5 है। तो आपको पूछा हाइट ऑफ टावर कितनी होगी, इस हाइट ऑफ टावर की। तो इस ट्रायंगल को ABC ले लिया, इस ट्रायंगल को CDE ले लिया, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे चलो नाम कुछ और देना था, DEF दे देते, DEF। तो ABC एक ट्रायंगल और एक DEF ट्रायंगल, है ना। अब आपको सेम टाइम बोला है तो यहाँ का जो थीटा है वही थीटा यहाँ का भी होना चाहिए। अब देखो 90 तो मैच कर ही रहा है, ये वाला एंगल भी मैच कर रहा है, तो यानी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल्स ABC DEF के क्या हो जाएगा, सिमिलर। एंगल सिमिलरिटी, जब भी 2 एंगल बराबर हो इस ट्रायंगल के इस ट्रायंगल से, तो तीसरा तो ऑब्वियसली इक्वल हो ही जाएगा, यानी एंगल सिमिलरिटी हो रही है। तो अब अगर ये सिमिलर है तो आपको पता है इनके साइड्स के रेशो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। AB का रेशो किसके साथ, DE के साथ कर लेना, DE के साथ, और BC का रेशो, BC यहाँ की साइड लिए तो यहाँ EF लेना पड़ेगा, EF, ठीक है। तो अब आपको AB कितना गिवन है, 10 रख दिया। DE आपको निकालना है H, है ना। और BC आपको कितना गिवन है, 5, और ये कितना दिया हुआ है 12.5। अब इसे कैंसिल करना था, 5 पहले तो पॉइंट हटेगा, 1 के बाद है तो 10 आ जाएगा ऊपर, फिर 5 से ये कैंसिल हो गया 25 पे, फिर 25 पे, फिर 5 से कैंसिल हो गया 2 पे, ये 5 पे और ये 2 पे। अब तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 10/h 2/5 बच रहा है ना इस साइड। तो 10 को तो 5 से करोगे 50, या फिर एज इट इज़ रहने दो, और H को 2 से कर दो। H निकालना है तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 2 से ही कट जाएगा 5 पे, 5 से 25 मीटर इसका आंसर है। तो C ऑप्शन इसका करेक्ट है।
इसका आंसर सी ऑप्शन है 25 मीटर। किस किस का ये आंसर आया कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी मैंने एक दिन पहले ही कराया था। यूजिंग एम्पेरिकल रिलेशनशिप द मॉड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 7.2 एंड मीडियन 7.1। तो मैंने एम्पेरिकल रिलेशनशिप आपको बता रखी थी। मॉड कैसे, मॉड और मीन, मॉड मीडियन और मीन सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, इनमें क्या रिलेशनशिप होती है, मॉड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब मीडियन की वैल्यू आपको दी हुई है 7.1 और मीन की भी दी हुई है। देखो मीडियन कितनी दी हुई है 7.1 और मीन कितना दिया है 7.2। तो यानी कि ये वैल्यू आपने यहाँ रख दी और बीच में माइनस है, तो इसको से मल्टीप्लाई करो 21.3। पहले मल्टीप्लाई करो, एक के बाद डेसिमल लगाना होता है, फिर मल्टीप्लाई करो, एक के बाद डेसिमल लग जाएगा, फिर माइनस कैसे करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के। तो 6.9 इसका आंसर आना था, मॉड निकलना था 6.9। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 6.9 डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। OACB इज़ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल जिसका सेंटर O है, रेडियस 7 है, वेयर ACB इज़ द आर, देन द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट। सारे क्वेश्चन वही आ रहे हैं जो मैंने कराए हुए, एटलीस्ट 2 दिन पहले ही कराए थे। तो अगर देखे होंगे 2-3 दिन पहले वाले वीडियो भी आपने, तो आपका पेपर अच्छा गया होगा। बताना कमेंट करके कैसा गया है। तो OACB एक क्वाड्रेंट है सर्कल का जिसका सेंटर हुआ है, रेडियस 7 गिवन है, ACB का आर्क है, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट निकालना था। तो मैंने आपको क्वाड्रेंट, यानी कि क्वाड्रेंट का मतलब एक तरह से सेक्टर ही तो होता है। क्वाड्रेंट क्या है, एक टाइप का सेक्टर जिसका एंगल 90 होता है। तो ये क्वाड्रेंट बन रहा है। क्वाड्रेंट का आपको रेडियस गिवन था, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस ही होगा, एंड ये ACB आर्क है। तो ये पूरा क्वाड्रेंट बन गया OACB। तो O सेंटर है। तो आपको जब भी क्वाड्रेंट या सेक्टर का पेरीमीटर निकालना होता है, तो मैंने बताया था ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी 2 रेडियस है, प्लस ये लेंथ ऑफ आर्क होती है, इसको लेंथ ऑफ आर्क कहेंगे, है ना। तो ये पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री किससे बनी है, RR और L, तो L + 2R। अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला तो आता ही होगा 2πr θ/360। कराया हुआ ये क्वेश्चन मैंने 4-5 बार कराया था आपको। तो ये 2πr θ/360 2R, R कितना दिया है 7। अच्छा थीटा समझ जाओ, क्वाड्रेंट है तो थीटा कितना होता है 90 डिग्री। क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो थीटा की जगह 90 रखा, अपॉन में 360, तो 90 से ये कट गया 4 पे, और फिर 2 से 2 जा पे कटा ये, और फिर एक और 2 आया, ये 11 पे कट गया, यानी 11 और ये 2 7 जब 14 प्लस करोगे तो 25 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 25 सेंटीमीटर। सबके आंसर 25 ही आ रहे, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इन द फिगर PAPB आर 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर O सो दैट APB 50 है, ये वाला एंगल 50 है, एंड OAB निकालना है। देखो OAB, तो देखो क्वेश्चन में पहले डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बोला था P से 2 टेंजेंट जा रही है, एक PA और एक PB। तो जब भी 2 टेंजेंट सेम पॉइंट से जाती है तो PA और PB बराबर होती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन सिंपल होता ना, तब तो आपको बस ये निकालने को बोलते, ये टेंजेंट है ना, तब आपको ये जो सेंटर वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल निकालने को बोलते। तो ये सिंपल, ये 90 होता, ये 90 होता, तो ये इनका सम 180 हो जाता, तो ये 50, तो ये 130 आ जाता। बट क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं था, आपको OAB एंगल निकालना था, ये वाला। तो ये वाला एंगल निकालना था, तो आपको पहले ये प्रॉपर लगाना था, PAPB के बराबर है। अब ये ट्राइंगल में, अगर ये वाला ट्राइंगल में, क्वाड्रिलेटरल नहीं लेना, ट्राइंगल लेना, ये वाला ट्राइंगल में अगर ये साइड इस साइड के बराबर, तो इसके सामने ये जो एंगल पड़ रहा है और ये जो एंगल पड़ रहा है 1 और 2, है ना, ये बराबर हो जाएंगे। सामने वाली साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होता है। अब ये ट्राइंगल ले लेना था आपको PAB, ठीक है। तो इसमें 50 एक एंगल है और ये 1 और 2 बराबर है, तो 1 2 को हमने 2 को भी 1 लिख दिया। अब 1 और 1 कितने एंगल हो गए, 2 एंगल 1 हो गए, है ना, या x मान लो, ये 2x हो जाएगा। 50 वहाँ जाके माइनस होगा तो 180 में से माइनस होगा तो 130 हो जाएगा, ये प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस होगा 130। फिर ये 2x या 2 एंगल 1, 2 से 2 यहाँ से हटेगा मल्टीप्लाई में, ये एंगल 1 को x मान लो चाहे तो तुम x, ठीक है। तो ये x निकालना है, तो ये 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा इसमें से। पहले तो 50 माइनस हुआ 130 और फिर 2 यहाँ डिवाइड हुआ तो 65। तो x या एंगल 1 कितना आ गया 65। x किसको माना है हमने, एंगल 1 और 2 को, है ना। तो ये 65 आ गया, जितना एंगल 1 आएगा उतना एंगल 2 आएगा। अब आपको देखो ये ट्राइंगल में तो निकल गया एंगल 1 और 2 मुझे, लेकिन ये थोड़ा निकालना है मुझे, तो ये वाला निकालना है, ये वाला। तो ये वाला कैसे निकलेगा, अभी मैंने बताया ना आपको कि ये 90 डिग्री होता है पूरा, तो ये 90 डिग्री 2 पार्ट्स में बटा हुआ है ये,
ऐसे बीच में लाइन आ गई है, ये पूरा 90 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये निकल गया, तो ये निकल नहीं जाएगा। तो आप बोलोगे कि टेंजेंट पे और रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल ओ ए पी, ये जो ओ ए पी है ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है। और ये ओ ए पी दो एंगल से बना है, ओ ए बी और बी ए पी, इसका नाम एंगल 1 है ना, बी ए पी का। एंगल 1 कितना आ गया था हमारा 65। अब ये तो निकालना था हमको क्वेश्चन में, तो ये 65 यहाँ के माइनस होगा, तो 25 आंसर आएगा इसका। 10 - 5 8 बचेगा, 8 - 6 25, इसका भी आंसर 25 ही आ रहा है। तो ज़्यादातर आंसर आपकी 25 ही आ रहे हैं, तो ये कोइंसिडेंट है शायद, है ना। इसका आंसर भी 25 डिग्री आया, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी, इसमें भी 25 ऑप्शन है, देखते हैं इसका आंसर आता है कि नहीं इतना 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी whose डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 25, नहीं अब नहीं आएगा, 25 तो सेंटर से डिस्टेंस ही गिवन है। एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी मैंने एज इट इज़ आपको करा रखा था 1 से 2 दिन पहले एग्ज़ाम से, तो अच्छा गया होगा अगर आपने करे होंगे वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ, जिन जिन बच्चों के एग्ज़ाम में, चाहे वो 9th से 10th वाले बच्चे या 10th से 11th वाले बच्चे या 12th वाले, वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिया कीजिए। जितनी प्लेलिस्ट की वीडियोस होती है, इसके अलावा जो लास्ट पेपर से 2-3 दिन पहले की वीडियोज़ होती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट पी से बनाई गई है जिसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है, 25। तो देखो यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल पे ये इस पॉइंट पी से हमने क्या करा, एक टेंजेंट खींची। टेंजेंट का काम क्या होता है, जब भी कोई टेंजेंट होती है तो बाहर से आती है, किस पे, सर्कल को टच करके जाती है। अब ये टेंजेंट जो है ना, ये सेंटर के साथ, यानी यहाँ इस सेंटर के साथ कितना डिस्टेंस पे है, 25 पे। और जो रेडियस है ना, रेडियस कहीं भी मत बनाना, रेडियस हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे बनाई जाती है। ये बना दी हमने, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ना जहाँ पे टच होता है, तो ये हमने रेडियस बना दी। तो ये रेडियस 90 डिग्री बनाते हैं, ये तो सबको आना चाहिए। ये टेंजेंट पे ये जो रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़ती है वो 90 डिग्री पे होती है। तो ये 7 है, 25 है, सिंपल क्वेश्चन बन गया। 90 डिग्री का एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, 90 के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। ये जो 90 के अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज, देखने में ये लग रहा होगा हाइपोटेन्यूज, लेकिन ये नहीं होता, ये 90 के अपोजिट होता है, ओपी। तो आपको ओएपी एक राइट एंगल मिल गया, क्योंकि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। अब इसका राइट पाइथागोरस लगा दो, क्योंकि 2 साइड तो पता है, तीसरी निकालनी है आपको टेंजेंट की लेंथ, ये एपी निकालनी है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है 7 का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। एपी आपको निकालनी है, तो एपी इसका यहीं रहेगा। पहले ये 7 का 2 बार खोलो 49, 25 को 2 बार खोलो 625, 25 को 2 से मल्टीप्लाई मत करना, 25 को 25 से, पावर 2 का मतलब 25 को 25 से 625। अभी 49 यहाँ के माइनस हो जाएगा, उसके बाद ये माइनस करोगे तो 576, ये एपी स्क्वायर है। अब सोचो ये 576 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर होता है ये, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट के एपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। इसका आंसर है 24 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बी ऑप्शन। किस किस बच्चे ने 15 क्वेश्चन का आंसर 24 सेंटीमीटर लिखा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एग्ज़ाम कैसा गया बताइए, कितने सही है अभी तक आपके। और इसके अलावा इसका जो सेकंड पार्ट है, सेक्शन बी और सी, वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, तो अच्छी तरह से देख लेना उसे भी। इफ़ अ बाइसिकल व्हील मेक्स 5000 रेवोल्यूशन इन मूविंग 11 किलोमीटर देन द डायमीटर ऑफ द व्हील, ये क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट की वीडियो में मिल गया होगा, जिसने भी 4-5 क्वेश्चन पेपर किए होंगे, तो उसमें मैंने एज इट इज़ ये क्वेश्चन करा रखा था। 5000 रेवोल्यूशन है, कितना किलोमीटर चला है, 11 किलोमीटर। अब देखो बाइसिकल है, बाइसिकल का व्हील है, तो व्हील जब एक रेवोल्यूशन करेगा तो वो एक सरकमफ्रेंस करेगा कवर, है ना। जब एक रेवोल्यूशन होंगे तो उसका ये पूरा पहिया घूमेगा, यानी एक सरकमफ्रेंस के बराबर। अब टोटल डिस्टेंस वो कितनी कवर कर लेगा, जितनी उसकी सरकमफ्रेंस होगी और जितने उसके नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन होगी, क्योंकि एक सरकमफ्रेंस में तो उसने सिर्फ एक रेवोल्यूशन किया होगा, लेकिन आपको जितने नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन दिए जाएंगे उसको अगर हम सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल डिस्टेंस कवर निकल जाएगी। तो ये फॉर्मूला याद रखना होता है इस रेवोल्यूशन वाले क्वेश्चन में। तो नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन आपको 5000 दिए हुए, और सरकमफ्रेंस तो सर्कल की पता ही है 2πr होती है, और टोटल डिस्टेंस ना आपको किलोमीटर में दी है, किस में दी है, किलोमीटर में, जबकि ऑप्शंस में आंसर सेंटीमीटर में गिवन है। तो यहाँ पे हमें किलोमीटर को किस में बदलना था, सेंटीमीटर में बदलना था। तो देखो पहले तो किलोमीटर से मीटर बनाओगे तो 3 जीरो आएंगी, और फिर सेंटीमीटर बनाओगे तो 2 जीरो आ जाएगी, यानी 5 जीरो लगानी पड़ेगी किलोमीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए। क्यों लाए सेंटीमीटर में, क्योंकि ऑप्शन में सारे सेंटीमीटर है। तो
अब यहाँ से 2 पाई की जगह 22/7 रेडियस, ठीक है। अब ये रेडियस आपको निकालनी थी, तो ये रेडियस अगर निकालनी तो ये तो यहीं रहेगी, ये सारा यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये यहाँ जाएगा जब, तो 11 लाख तो एज इट इज़, ये 5000 नीचे आ जाएगा, 2 भी नीचे आ जाएगा, 22 भी नीचे आ जाएगा, बट ये जो 7 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। अब इसे आपको कुछ नहीं करना था, कैंसिल करना था। तो देखो कैंसिल मैं एक बार नीटली दिखा देती हूँ आपको। तो ये कैंसिल करने का मतलब 11,000 को ये सारे ऊपर वाले तो नीचे आ गए और नीचे वाला जो था वो ऊपर आ गया। अब सबसे पहले तो ये 0 हटा दो, 3 0 से 3 0। उसके बाद आपको दिख रहा है कि ये 11 से कट जाएगा, 11 2 जा पे और ये 11 1 जा और 2 0 एक्स्ट्रा 100, 11 2 जा और ये 11 100 पे, है ना। फिर ये जब 11 से जाएगा फिर ये 2 से कटेगा, 2 से कब कटेगा, पहले 5 से काट दो, 5 पे ये 20 पे आ जाएगा, फिर 20 से 2 पे काट दो 10 पे, और फिर एक 2 से और 5 पे, 5 से 35, ये रेडियस आ गई 35। अब रेडियस आ गई, हमें तो डायमीटर निकालना था क्वेश्चन में, तो डबल कर दो, तो 70 सेंटीमीटर इसका आंसर आना था। तो किस किस बच्चों का ये क्वेश्चन का आंसर 70 सेंटीमीटर आया, कमेंट करके बताइएगा। सी ऑप्शन है इसका 70 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। Lali tosses 2 different coins simultaneously. The probability that she gets at most 1 head. 2 कॉइन्स को उसने टॉस किया, तो 2 कॉइन्स के आउटकम्स आपको बनाने आते होंगे। कैसे बनते हैं 2 कॉइन्स के आउटकम्स? या तो दोनों हेड आएंगे, या एक हेड एक टेल आएगा, या पहले टेल आएगा फिर बाद में हेड आएगा, या टेल टेल आएंगे दोनों में। तो 4 आउटकम्स बनते हैं, टोटल 4 आउटकम। एटमोस्ट 1 हेड का मतलब क्या है? देखो अभी पीछे जो किया था एटलीस्ट किया था। जब एटलीस्ट होता है ना तो उसका मतलब होता है एक और एक से ज़्यादा, बट एटमोस्ट है तो ज़्यादा से ज़्यादा। एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक होना चाहिए, तो यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक है तो क्या पता ना भी हो। तो ऐसे कितने आउटकम्स है? देखो ज़्यादा से ज़्यादा एक, ज़्यादा से ज़्यादा एक में एक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो एक यहाँ पे आ रहा है हेड, है ना, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, और यहाँ पे नहीं आ रहा हेड, तो या तो एक होगा या नो हेड होगा, है ना। तो या एटमोस्ट का मतलब एक हो या एक से कम हो, तो या तो एक से कम का मतलब ना भी हो हेड, है ना। बट एटलीस्ट होता तो फिर आप ये एक हेड और 2 हेड वाला लेते, तब भी 3 ही आते 3/4, बट यहाँ भी 3/4 ही आ रहे हैं एटमोस्ट में। तो 3 ऑप्शन है, टोटल ऑप्शन 4 है, तो 3/4 इसका आंसर है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 का 3/4 बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। अ नंबर इज चूजन फ्रॉम नंबर 1 2 3 एंड डिनोटेड एज एक्स, एंड नंबर चूजन फ्रॉम द नंबर 149 डिनोटेड एज वाई। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करें, यानी एक्स वाई वो 9 से लेस आए। तो सबसे पहले तो आपने आपको क्या बोला है कि अगर हमने ये 3 नंबर चूज़ किए 1 2 3 तो इनको एक्स माना, और अगर हमने 149 चूज़ किया तो उसको वाई माना। अब हमें प्रोबेबिलिटी एक्स वाई के लिए निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जितने पॉसिबल एक्स वाई है वो बना के देखेंगे। जैसे पहला पॉसिबल एक्स वाई क्या बन सकता है, ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 को 9 से। एक्स वाई का मतलब एक्स को वाई से मल्टीप्लाई। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो इसका एक्स इस वाले वाई से मल्टीप्लाई हो जाए, या ये वाला एक्स इससे, या इससे ये वाला। तो 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 1 9 जा 9। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि 2 पहले 1 से होगा, फिर 2 4 से होगा, फिर 2 9 से होगा, ये वाले आंसर नंबर मिल जाएंगे 2 8 18। फिर तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 3 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 4 से होगा, फिर 3 9 से। यानी जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है उतनी हमने बना दी। इतनी बनेगी, 9 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल आउटकम्स तो हमें मिल गए 9। बट आपको प्रोबेबिलिटी उसकी निकालनी है जब एक्स वाई का आंसर 9 से क्या आए, कम आए। तो देखो कहाँ कहाँ कम आ रहा है, एक्स वाई मल्टीप्लाई करके 9 से कम आए, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 4 आ रहा है, यहाँ तो 9 आ रहा है, तो इसको नहीं लेंगे क्योंकि 9 से कम बोला है। तो एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, और इस वाली लाइन में ये आ रहा है। तो यानी ऐसे कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो यानी 5, और टोटल कितने आउटकम्स बने थे 9। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को करना था। 5/9 इसका आंसर है। किस किस का ये आंसर है कमेंट जरूर बताना। 5/9 सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन एजर्सन रीजन थे आपके 19 क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे 2 प्लेयर है, सानिया और अशनम, उन्होंने टेनिस मैच खेला। प्रोबेबिलिटी ऑफ सानिया विनिंग द मैच आपको 0.79 गिवन है, और अशनम की विनिंग द मैच की 0.21 है। तो सिंपल ही क्वेश्चन था, आपको सानिया की विनिंग की दी हुई है, तो आप पहले ना सानिया की ना लॉसिंग की निकाल दो। जो सानिया की लॉसिंग की प्रोबेबिलिटी होगी वही अशनम की विनिंग की होती है ना। जो अगर ये हारेगी तो उतनी ऑप्शन किसके, उतने चांसेस किसके जीतने के बन जाते हैं, अशनम के। तो यानी आपको ये फॉर्मूला लगाना था इसमें कि होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1। तो अगर ई इवेंट विनिंग की है तो उसकी ई नॉट क्या होगी, लॉसिंग की इवेंट होगी। तो यानी कि
ई इवेंट आपको सानिया के लिए 0.7 दी हुई है उसकी विनिंग की, एंड नॉट विनिंग की ई नॉट मान लो, तो उसका टोटल 1 होता है, तो नॉट विनिंग की निकल जाएगी 1 में से इसको माइनस करके। अब माइनस करने कैसे करना है, 1 पे पॉइंट लगाना है, क्योंकि यहाँ पॉइंट है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो यहाँ 0 लगा देना। अब 10 में से 9 गया 1, और यहाँ 9 बचेगा 972, और यहाँ 0 बचेगा, तो ये आ गया 0.21। अब जो सानिया की नॉट विनिंग की है एक्चुअल में, तो वो असनम की क्या होगी, और जो सानिया हारेगी तभी तो असनम जीतेगी, तो जो इसकी नॉट विनिंग की आ रही है वो इसकी विनिंग की आएगी असनम की, तो जितनी इसकी हारने की आ रही है वही आएगी इसकी विनिंग करने की, तो विनिंग करने की इतनी आ रही है, और ऑप्शन में भी तो यही बोला है कि विनिंग करने की इसकी 0.21 है। यस, हमने निकाल के देखा तो इसकी विनिंग की 0.21 है, तो ये एजर्शन तो ठीक है बिल्कुल। बाकी यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगा है इस ऊपर वाले क्वेश्चन में, वो यही तो लगा कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 2 कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की 1 होती है, यही तो ऑप्शन, यही तो हमने इसका रीज़न लिखा था, इसी से तो ये चीज़ आई है। तो यानी कि बिल्कुल रीज़न वाली स्टेटमेंट भी ठीक कह रही है कि कॉम्प्लीमेंट्री यानी होना और ना होना एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री ना, उसका संबंध होता है। यस, रीज़न यही कह रहा है 2 कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट 1 होती है, तभी तो हमने एक की विनिंग की दी थी, तो दूसरे की हमने उसी की लॉसिंग की निकाल के विनिंग की आ गई दूसरे वाले की, तो यही तो कॉन्सेप्ट लगा दिया हमने, है ना। तो रीज़न भी बिल्कुल ठीक है, और एक्चुअल में रीज़न इसके आंसर को एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि इसी को हमने इस चीज़ को जो निकाला है वो इसी की हेल्प से तो निकाला है, तो रीज़न है ठीक भी है कि ये कह रहा है कि ये 1 होता है। यस, और ये ही कॉन्सेप्ट तो आपने इसके लिए लगाया है, तो यानी रीज़न आपका ठीक भी है, एजर्शन भी ठीक है, और जो रीज़न एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो भी ठीक है, तो इसका आंसर ए ऑप्शन होता है। जब एजर्शन रीज़न दोनों ठीक हो और रीज़न एक्सप्लेनेशन भी दे, तो आंसर कौन से ऑप्शन में मिलेगा, ए ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एजर्शन आपका कह रहा है इफ़ ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को हमने एक ही बार फेंका है, तो जब एक डाई फेंकते हैं एक बार, तो कितने आउटकम्स बनते हैं, 6 आउटकम्स बनते हैं, 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज़ हाफ, तो पहले तो देखो एजर्शन, अच्छा हाफ हाँ आ सकता है। प्राइम नंबर किन्हें कहते हैं, जो अपने ही टेबल में आते हैं, लाइक 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 2 हो गया, ये अपने ही टेबल में आता है, यानी इसका फैक्टर या तो 1 ही है या 2 है। 3 भी अपने ही टेबल में आता है, देखो, या 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो सबको पता है, ये 1 में आएगा या फिर अपने टेबल में आएगा, यानी जिसके भी 2 फैक्टर होंगे उसको प्राइम नंबर कहेंगे। एक वो खुद होगा अपना फैक्टर, और एक 1 होगा उसका फैक्टर, तो 2 का भी 1 फैक्टर है और 2 फैक्टर है, 3 का भी 1 फैक्टर है और 3 फैक्टर है। 4 लेकिन ऐसा नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उसका फैक्टर 1 भी है, 4 भी है और 2 भी है, यानी उसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर है। 5 में 1 फैक्टर है एक, तो 1 के टेबल में तो 5 आएगा ही आएगा, 1 तो सबका फैक्टर होता है और 5 अपना फैक्टर खुद होता है, इसके अलावा तो कोई और फैक्टर नहीं है, यानी कि जिसके 2 फैक्टर होंगे वही प्राइम होगा। तो यहाँ तो 3 फैक्टर है, यहाँ भी 3 है, देखो 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है और 6 में भी आता है, यानी यहाँ तो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स है, तो ये प्राइम नहीं है। तो प्राइम कौन कौन से, 2, 3 और 5, तो प्राइम नंबर तो सबको बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 2, 3, 5, तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बोली तो प्राइम नंबर 1, 2, 3 है, तो 3 ऊपर टोटल नंबर 6, तो हाफ हो गई ना, तो इन्होंने भी तो यही बोला था कि प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी हाफ मिलेगी। यस, ठीक है, एजर्शन तो ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट क्या लगाया है कि प्राइम नंबर उनको कहते हैं जिनके कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, है ना। तो ये यही तो कह रहा है, रीज़न दे रहा है कि अनैचुरल नंबर एक प्राइम नंबर तभी होता है जब इसके 2 फैक्टर होते हैं। यस, रीज़न बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो रीज़न ठीक भी कह रहा है, और यही कॉन्सेप्ट तो मैंने इस ऊपर वाले को सॉल्व करने के लिए लगाया है कि प्राइम फैक्टर हमने वही वाले ढूंढे जिनके फैक्टर कितने थे, 2। तो एजर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, तो आंसर ए ऑप्शन ही होगा इसका भी। तो किस ने एजर्शन रीज़न में ए ऑप्शन लगाया, कमेंट करके बताइए। एंड सेक्शन बी के सोल्यूशन के लिए वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना, उसमें सी सेक्शन बी और सी भी कराया जाएगा आपको, तो पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जाएगा। तो कमेंट करके बताइए कितने आंसर्स अभी तक आपके ठीक बन रहे हैं, एंड आई होप आप सब पास हो जाए अच्छे नंबर से। हाँ, अगर प्रैक्टिस अच्छी तरह से की होगी, और ख़ासकर मैंने जो वीडियोस बनाई थी, प्लेलिस्ट की वीडियोस और लास्ट 2-3 वीडियोस, उसको अगर आप अच्छी तरह से करके गए होंगे तो आई होप बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, सभी बच्चे पास हो जाए अच्छे नंबर से। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा कैसा गया एग्ज़ाम, एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है अभी तक। आगे भी आपको जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे, जो भी सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स होंगे, उन सब का सोल्यूशन यहाँ मिल जाएगा, एंड इवन जो एकेडमिक जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपने डाउट्स कुछ भी है किसी क्वेश्चन में तो बताइएगा कमेंट करके, एंड बताइए कैसा गया एग्ज़ाम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिए।